तो देखते हैं कि असाइनमेंट अपलोडेड हैं और वी विल ट्राई कि अब पेपर कब लिया जाए। आप लोग क्या बताते हैं हमें कि पेपर्स हम 6 को रख लें? नहीं सही सर, 6 बात ये जनवरी। है ना कि पेपर में आएगा क्या सर, हमें तो कुछ थोड़ा सा समझ सर ही नहीं आइडिया आ दो। रहा सर। आइडिया दे दे सर, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का ये किस तरह करें, तैयारी किस तरह करें इसके लिए, ठीक ठीक ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सही सही। जैसे सर जिस तरह कोई प्रीवियस पेपर होते हैं जैसा सर उस तरह का कोई फॉर एग्जांपल हमें दिखा दें सर, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए। सर अब पेपर ही दिखा दें एक ही दफा। सर एक और बात है सर, ये जो न्यूमेरिकल है ना सर, ये सैंपल की देना सर। अच्छा, मेरे अगले क्लास में मेरा ये आइडिया होगा ना कि मैं एक वाइट बोर्ड मेरे पास होगा, उस पे मैं मार्कर से सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो अगले क्लास के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं ज़ूम का जो है वो वाइट बोर्ड के साथ फोकस करूँ और वाइट बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं सॉल्व करूँ। वो ज़्यादा सही है बेटर सर। रहेगा, ठीक है? हाँ सर, की थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर हो रही है हमारी सर, तो न्यूमेरिकल में हाँ, मतलब क्योंकि है। इस तरह ना ये न्यूमेरिकल्स बाज़ औक़ात ना सिर्फ़ बताने से नहीं, मेरे ख़्याल में मुश्किल से समझ आएगी आप लोगों की, अनटिल एंड अनलेस कि इसको हम सॉल्व करें। ठीक है? तो ये है कि आप लोगों ने पूछा कि पेपर किस तरह आएगा, तो जिस तरह हम असाइनमेंट्स और क्विज़ लेते हैं, पर्टिकुलर जो हम क्विज़ ले रहे हैं, तो पेपर ऐसा ही होगा। आप लोगों का एक क्विज़ हुआ है और एक क्विज़ आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि मैं आज क्या है 24 है, तो हम ट्यूसडे को एक क्विज़ रखेंगे, कमिंग ट्यूसडे। सही है सर। 29 को हमारा क्विज़ होगा, ठीक है? तो मैं जी। आपको डेट बता दूँगा या टाइम बता दूँगा, हम कोशिश करें कि ऐसे टाइम में रखें कि सारे सबकी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है? तो जो क्विज़ होगा पेपर क्विज़ के हवाले तरह ही होगा। उसमें ये होगा कि नॉर्मली जिस तरह हम पढ़ाते हैं मतलब आप पेज पे सॉल्व करके अटैच कर सकते हैं, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी है और साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप राइट भी लिख भी सकते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। आप लोगों को जो क्वेश्चन के नीचे आपको एक जगह दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आप कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें तो ऐसे भी ट्यूसडे को एक पॉसिबिलिटी। क्विज और भी है। जी, ट्यूसडे को एक और क्विज है, किसी और दिन रख ले। हाँ? सर कह रहे हैं सर ट्यूसडे को ट्यूसडे कैलकुलस का क्विज है। एक और quiz है। हाँ तो सर की क्लास तो नहीं है ना ट्यूसडे को। एक्सक्यूज मी सर, ट्यूसडे को एक क्विज है कैलकुलस की। ट्यूसडे को क्विज है आप लोगों का कैलकुलस का? यस सर, ट्यूसडे को क्विज है। हाँ आप लोगों का क्विज जो ट्यूसडे को है कैलकुलस का, उसकी टाइमिंग क्या होगी? सर सुबह क्लास में ही होगा, 8:15 पे क्लास स्टार्ट होती है। हम्म, नहीं वो सर 4 बजे लेंगे यार। हाँ हाँ 4 बजे लेंगे सर। अच्छा, ये आयशा नूर जो आई है, आपने सीएमएस आईडी नहीं लिखी अपने नेम के साथ। आवाज आ रही है? सर मैं लिखती हाँ? हूँ जी सर, मैं लिखती अच्छा चलो, अभी अभी आप रहे यहाँ पे। हूँ जब अभी। नेक्स्ट टाइम आपने जब एंटर हो तो आपने सीएमएस आईडी जरूर मेंशन करें, ठीक है? जिस तरह बाकियों ने मेंशन किया, तो इस तरह फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक दफा तो आपके नाम से भी कोई एंटर हुआ था। आप देखिए, ठीक है। सही। तो इंशाल्लाह क्विज जो है उसी उसी ट्यूसडे को हम रख लेंगे। अगर आप कह रहे तो मंडे को रख लेंगे, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। मंडे को रख लें। सर ट्यूसडे वाले दिन 7 बजे का रख लें सर, शाम में। 7 तो बहुत लेट हो जाएगा, 6 बजे हम रख लेंगे। 6 से हाँ सर फिर 6 बजे ठीक है सर। 6 बजे 4 से हम 5 बजे तक वो क्विज दे देंगे, 4:30 तक सर। यस सर, आप 5 या 6 बजे का कर लें। सर तो आप ये आयशा 7 नूर to के नाम 8 से 2 बंदे आए हुए हैं ऑन सर। ऑन ट्यूसडे। यस सर, ओके। ओके, ठीक है।
अच्छा, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को जो दी है, आप लोगों ने कुछ देखी है असाइनमेंट्स? सर देखिए समझ नहीं आई सर। देखिए आसान है मेरे ख्याल में, मैं तो कहता हूँ कि बहुत आसान है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लें थोड़ा बहुत आइडिया दे दें सर, ताकि हमें और भी ये आप थोड़ा सा एग्जाम्पल रिलैक्स तो मिल इंशाल्लाह जाए। हो जाएंगे। कोई नहीं यार सर, फ्री करवा देंगे सारी असाइनमेंट, ठीक, टेंशन नहीं ले। स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, असाइनमेंट मैंने बहुत आसान दी है। और असाइनमेंट आप खुद से सॉल्व करें सबसे पहले। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी असाइनमेंट जो है 100% करेक्ट हो। आप लोगों के गलतियां हो सकती है, या आप लोगों को अगर नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ ले, उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सर सॉल्व भी करके दे दूंगा। जी जी। असाइनमेंट बहुत मुश्किल है, सॉल्व ही नहीं हो रही थी। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं और मेरे ख्याल में चलो आज की क्लास हम देख लेंगे, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी आज की क्लास जब आप लेंगे। ठीक है, आज इंशाल्लाह की सर। क्लास लेने के बाद इंशाल्लाह असाइनमेंट आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट सेशन में आप पढ़ा दें, सेकंड सेशन में सर थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिएगा। सही। तो स्टार्ट करते हैं कि असाइनमेंट भी इसी से रिलेवेंट है। अगली क्लास में यस इंशाल्लाह सर। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वाइट बोर्ड के ऊपर फोकस करूँ कैमरा को, और वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं सॉल्व करूँ, ताकि ज़्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सब हमारा फोकस ये है इस पूरे चैप्टर 2 के अंदर, कि हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एसी वोल्टेज को हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों है कि आपके पास जितनी भी अप्लायंसेस हम घर में यूज़ कर रहे हैं, आप बेशक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या घर में ज़्यादातर अप्लायंसेस जो है वो मोस्टली इवन योर कंप्यूटर वो डीसी ऑपरेटेड है। ठीक है, कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस तो डायरेक्ट एसी भी ऑपरेटेड है, लेकिन बहुत से अप्लायंसेस जो है वो मोस्टली अप्लायंसेस जो है वो डीसी ऑपरेटेड है। अच्छा, जो आपको नज़र आ रहा है कि ये एसी पे चल रहा है, वो बेसिकली एसी पे नहीं चल रहा, बल्कि उसके अंदर पावर सप्लाई अवेलेबल होती है। मतलब जो अब टीवी सर्किट है, तो टीवी के अंदर एक पावर सप्लाई अंदर है, जो कि बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी के अंदर। हमारे घरों के अंदर जितनी वोल्टेज हमें सॉकेट पे मिलती है, जहाँ पे हम, तो वो नॉर्मली एसी है और वो जो है 220 वोल्ट। ठीक है, और जितनी भी हमारे लैपटॉप्स है, लैपटॉप को अगर आप देखें 9 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 9 वोल्ट डीसी पे। आपका मोबाइल फ़ोन का अगर देखें तो इसके अंदर जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट होती है ज़्यादातर डीसी। तो ये बैटरीज है। अच्छा, डीसी में कन्वर्ट करने के 2-3 फायदे हैं। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह बैटरी है एक बैकअप आपको दे रहे हैं, तो बैकअप आप एसी को नहीं स्टोर कर सकते। जब भी आप वोल्टेज को स्टोर करते तो आप उसको डीसी में ही स्टोर करते हैं। तो जब आप डीसी में स्टोर करते तो आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम एसी वोल्टेज को हम क्या करें, डीसी में पहले कन्वर्ट करें। जब एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा तब जाके डीसी पिन पे जाके आप स्टोर कर सकते हैं। एक तो ये है कि डीसी वोल्टेज को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि लाइट चली गई, तो घर के अंदर यूपीएस होता है, यूपीएस के साथ होते हैं 2 बैटरीज लगी होती है, 3 बैटरीज या 1 बैटरी लगी है। तो जब लाइट जाती है ऑटोमेटिकली यूपीएस पे आपका इन्वर्टर कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आपके जो घर की जितनी लाइट है वो एसी से ही, वो जो डीसी में कन्वर्ट है उससे ही चलती है, बेसिकली उन बैटरीज से चलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस डीसी को फिर इन्वर्ट करते हैं, डीसी से हम दोबारा एसी भी बना सकते हैं। मतलब एसी से आप डीसी में जाके स्टोर कर दें, फिर डीसी से दोबारा आप इन्वर्ट करके एसी भी बना सकते हैं। लेकिन स्टोरेज के लिए आपको अल्टीमेटली आपको कन्वर्ट करना है वोल्टेज को, या करंट को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी में। अब डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन से तरीके, तो हमने कहा कि हम रेक्टिफायर सर्किट पढ़ते हैं। रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू ही हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेक्टिफायर सर्किट कौन से सर्किट से, रेक्टिफायर सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर डायोड यूज होता है। ठीक है, डायोड को हमने पढ़ा था। क्यों डायोड यूज होते हैं, इसलिए यूज होते हैं कि डायोड वन साइडेड करंट को अलाउ करते हैं, दूसरे साइड के करंट को ब्लॉक करते हैं। तो जब वो वन साइड करंट को अलाउ करते हैं, इट मींस कि हम वो जो लोअर पोर्शन है साइनोसाइडल वेव में, जो लोअर पोर्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, एंड वी कैन नेग्लेक्ट दिस पोर्शन, सो वी कैन ओनली
हम पॉजिटिव पोर्शंस को हम देख सकते हैं। तो एक तो हमने ये किया कि हमने रेक्टिफायर सर्किट लगा दी, 2 किस्म के रेक्टिफायर हमने पढ़े थे, बल्कि 3 आप उसको समझ ले। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव के अंदर आपके पास क्या होता है, सिंपल पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करता था, एक ही डायोड होता था, और नेगेटिव के लिए कंप्लीटली आपके पास एक जीरो लाइन आती थी, और फिर दोबारा से पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करता था और अगले के लिए जीरो लाइन। तो आपके पास जो वेव फॉर्म थे वो कुछ ऐसी बनती थी कि वो फुल नहीं होती थी, बल्कि वो थोड़े से हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, ये अब देखिए ये फुल वेव होता है, लेकिन उसमें आपके पास हाफ वेव बनती थी, क्योंकि उसमें क्या था कि आपके पास ये आपके पास देखिए जहाँ पे नेगेटिव आता था उसके लिए बिल्कुल वो जीरो, क्योंकि एक ही डायोड था, तो वो या तो फॉरवर्ड बायस होता और या रिवर्स बायस होता। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर ये आउटपुट पे आता, रिवर्स बायस में ये, और फॉरवर्ड बायस में ये और रिवर्स बायस में ये। हमने ये किया कि नहीं, हमने फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ गए। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बेटर होती है। आपने एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना है। एफिशिएंसी को जब हमने देखा तो हमने कहा कि वो ऐसा, हमने 2 डायोड यूज़ किए, और उन 2 डायोड को जब हम इनपुट की वोल्टेज देते थे, जब नेगेटिव साइकिल आता था इनपुट के ऊपर, तो उसके लिए भी उसने वो कंडक्ट करता था, क्योंकि एक डायोड फॉरवर्ड होता, दूसरा रिवर्स होता। उसकी हमने कनेक्टिविटी इस तरह की कि जो उस रिवर्स बायस में भी वो कंडक्शन स्टार्ट करता। हमने हमने जो दूसरा यूज़ किया, डायोड यूज़ किया, उसको हमने इस पोजीशन में प्लेस किया, जब वो रिवर्स बायस में होता तो वो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता, और आपके पास आउटपुट तो इस तरह की वेव फॉर्म बनती। अब जब हमने एसी को कन्वर्ट किया इस फॉर्म के अंदर, तो स्टिल दिस इज नॉट प्योर डीसी। दिस इज नॉट प्योर डीसी, मतलब इसको आप डीसी का एक फॉर्म कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डीसी। कंप्लीट डीसी आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि रेक्टिफायर सर्किट के बाद हम आगे क्या चीज़ यूज़ करें जो कि आपको प्योर डीसी दे सके। तो प्योर डीसी देने के लिए हमने ये किया कि हम यूज़ करते हैं, एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। हम आए फ़िल्टर सर्किट के बाद के डायोड जो आपने यूज़ किया एज़ ए रेक्टिफायर, उसके बाद हम एक फ़िल्टर यूज़ करें। अब फ़िल्टर क्या चीज़ है? फ़िल्टर इज़ समहाउ यू कैन से एज़ अ वर्किंग एज़ अ आप रेक्टिफायर सर्किट के बाद जो है एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब कैपेसिटर क्या चीज़ है? आप लोगों ने कैपेसिटर का नाम सुना है? हुँ? यस यस सर। सर। कैपेसिटर क्या काम करता है? डायोड का तो हमें पता है कि सर ये डायोड जो है वन साइडेड करंट को अलाउ करता है, दूसरी साइड के करंट को वो ब्लॉक करता है। सर सो स्टोर व्हाट करते हैं स्टोर करते हैं। जी? सर चार्जेस को स्टोर करते हैं हाँ, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इस ये जो कैपेसिटर है, ये भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरेज है। ये एक बफरिंग का काम करता है कि टेम्परेरी चार्ज को ये क्या करता है, स्टोर करने की कोशिश करता है। तो हमने ये किया कि हम चार्ज को स्टोर करते हैं, मतलब वो स्टोर करते हैं। अब इसका स्टोर करना जो है, एक फ़िल्टर जो है जब वो चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या है कि वो आपका जो ये वाला जो सिग्नल है, देखिए इसके बाद ये पोज़ीशन आ गया, ये सर्किट आ गया, और इसके बाद जो है वो आप फ़िल्टर के गुज़ारने के बाद ये चीज़ बन गई। ये रिपल्स आ गए। यहाँ पे तो ये स्पाइक्स है, इस फॉर्म स्पाइक्स है, एंड दीज़ आर रिपल्स। लेकिन इसको रिपल्स में कन्वर्ट करने के बाद भी ये दिस इज़ नॉट प्योर डीसी। ये भी प्योर डीसी नहीं है। इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? हम रेगुलेटर यूज़ करते हैं, और जब ये वाला फॉर्म जो है रेगुलेटर से गुजरेगा, सो यू माइट गेट अ क्लियर एंड प्योर डीसी, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी। तो आपके पास कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ है? सबसे पहले साइनोसॉइडल को हमने रेक्टिफायर सर्किट से गुजारा, सो यू might get this kind of waveform, and further if you pass this particular waveform to the filter circuit, so you might get this ripple voltage, but still we can say that this voltage is, again, it's not pure DC, so we can further convert this ripple uh, through the regulator, and we can get we can easily get a complete pure DC at the output. So ये एक कंप्लीट फिनोमिना है। तो हमने तो ये वाला एरिया कवर किया। आज जो हमारा फोकस है, इस फिल्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसके फिल्टर की हम पढ़ेंगे कि फिल्टर किस तरह काम करता है, और ये फिल्टर किस तरह ये वाला फॉर्म जो है, ये फॉर्म इस फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। एज वी नो, कैपेसिटर जो है आपके पास एक टेम्परेली या एक चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करने के बाद जो है
हम क्या कर सकते हैं कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फिनोमिना को टू कन्वर्ट द इनपुट साइनोसाइडल इनटू सम सॉर्ट ऑफ रिपल वोल्टेज। मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट क्लास में ए सेक्शन कोई चीज़ें पढ़ाई भी थी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, और आज के लेक्चर के बाद जो मैंने असाइनमेंट दी है इंशाल्लाह वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाएगी। आज का लेक्चर लेने के बाद जब आप असाइनमेंट्स देखेंगे तो आपको असाइनमेंट जो है उसकी समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी कि हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया इसके साथ, ये वाला पोर्शन मतलब वही वही देखिए यही वो डायोड है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसके साथ हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया, ये VC जहाँ पे लिखा हो, ये सिंबल जो ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। हमेशा से जब आपको ये सिंबल नजर आए तो ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। इस किस्म का सिंबल आपको कहीं पे भी किसी सर्किट में नजर आए तो ये कैपेसिटर के लिए होता है, और कैपेसिटर का यूनिट जो है वो है फैराड। सही, वो माइक्रो फैराड भी हो सकता है, वो आपके पास नैनो भी हो सकता है, मिली भी हो सकता है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम है, और डायोड को हम यूज करते हैं, और साथ में आपके पास ये इनपुट पे वोल्टेज है। तो हमने क्या किया कि आपने जब एक इनपुट वोल्टेज जो है इस सर्किट से गुजारा, ठीक है, जब आप इनपुट पे कोई वोल्टेज देते हैं तो मिसाल के तौर पर इसको हम आइडियल डायोड कंसीडर करते हैं इनिशियली, ठीक है। आइडियल डायोड कौन सा डायोड होता है? जितना कोई सर बता इनपुट सकते हैं? सर जिसमें हम 0.7 को माइनस नहीं करते। जिसमें हम 0.7 को माइनस नहीं अभी करते, VF हमारे आइडियल। पास 0 होता है सर, VF हमारे पास। हाँ, वहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं कंसिडर किया जाता। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो डायोड है उसको अगर आप 0.1 वोल्ट भी देंगे तब भी वो कंडक्ट करेगा, उसके थ्रू करंट पास होगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट या प्रैक्टिकल डायोड होगा तो जब इनपुट पे आप 0.7 या 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे तब उसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। उसका जो मिनिमम वोल्टेज है वो आपको एटलीस्ट 0.7 तक जरूर देना है ताकि आपके पास फुल कंडक्शन हो। अच्छा, 0.7 से ऊपर जब होगा तो उसमें एक फुल ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा, मतलब एक फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा देंगे आइडियल मोड के अंदर, अगर आप 0.1 वोल्ट भी देंगे तब भी करंट उसके थ्रू पास होगा, देयर माइट बी सम करंट। अच्छा, डायोड जो है, अगर डायोड के अंदर हमने 0.7 को हमने इग्नोर किया कि चलो इसमें ऐसा डायोड है जो आइडियल मोड में जिसमें 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप जो कह रहे वो नहीं है, तो जब आप इनपुट पे की वोल्टेज देते हैं, इनपुट पे देखिए ये वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज जो है पीक में कंसीडर करते हैं कि इसका पीक वोल्टेज कितना है इनपुट पे। पीक वोल्टेज लेट सपोज इज 0.7 वोल्ट, ठीक है, इसको मैं 0.7 वोल्ट कंसीडर कर लेता हूँ इनपुट पे। जैसा वो ये क्या है 0.7 वोल्ट, इसको मैं इनपुट पे, ये पीक वोल्ट, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये जगह ये क्या है, ये 0.7, तो ये जब 0.7 वोल्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ से मूव करेगा, कोई बोल, अब्दुल्ला आप बात कर सकते हैं। रोहेल अपना माइक बंद कर दें प्लीज। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि माइक को मैं भी बंद कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऑटोमेटिकली आप लोग ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो सही, तो 0.7 वोल्ट आपने इनपुट पे दिया। देखिए अगर ये 0.7 वोल्ट है तो ये क्या होगा, लेट सपोज ये जो है ये 0.1 है, लेट सपोज ये 0.32 है, लेट सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जब आप इसको यहाँ पे जब आप इनपुट देते हैं, यहाँ पे इनपुट, तो यहाँ से करंट पास होगा। अब वो करंट जो है वो देखिए वो डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिए इसी के अंदर कंडक्शन होगी, तो जितना भी अब करंट होगा वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। जब ये 0.7 वोल्ट तक पहुंच गया तो इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाता है, लेट्स सपोज 0.7 वोल्ट इसके अंदर स्टोर हो गया, इसमें 0.7 वोल्ट जो है ये स्टोर हो गया। जब इनपुट पे वेव फॉर्म यहाँ तक गुजरती है तो इसमें ये स्टोर हो गया। अच्छा, ये क्या चीज, अगर देखिए इसके आगे मैं जाऊंगा डाउनवर्ड, देखिए ये तो पीक पे इंक्रीज हो रहा था, अब ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे वो ये 0.6 है, ये 0.6, जब वेव फॉर्म जो इनपुट पे वोल्टेज यहाँ तक पहुंचेगी ये, और फिर जब यहाँ पे आ गई 0.5, यहाँ पे 0.3, जब 0.7 से कम होगा तो क्या होगा, बेसिकली ये होगा, लेट्स सपोज इनपुट पे 0. ये इनपुट पे आ गया, ये 0.6 आ गया, 0.7 तक तो कंडक्शन कर रहा,
लेकिन अब तो ये वेवफॉर्म जो है, क्योंकि इसने फुल वेवफॉर्म आपने इससे गुजारना है, तो जैसे वो ये 0.6 वोल्ट आ गया इसमें, जब इनपुट पे 0.6 हो जाता है, ये ऐसा सिचुएशन 0.6 हो जाता है। तो जब ये 0.6 हो जाता है तो देखिए वोल्टेज जो कैपेसिटर में ऐड है वो ज्यादा है और इनपुट पे अब वोल्टेज जो है वो कम है। तो ये डायोड जो है, अब तो करंट का पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा इस साइड से, यहाँ से कम है तो ऑटोमेटिकली करंट जो है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इसका जो एरो है वो चेंज हो जाएगा, बल्कि करंट जो है यहाँ से इस साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट जब यहाँ से इस साइड पे स्टार्ट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो इसका तो वो चेंज हो गया टर्मिनल। अब करंट जो है उल्टा मूव करना स्टार्ट कर देता है उसी उसी कॉम्बिनेशन के अंदर। जब उसी कॉम्बिनेशन के अंदर ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो ये रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये ज्यादा है और ये कम है। तो जब नीचे के लिए जितना भी आएगा नीचे के लिए, इन सब के लिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये डायोड जो है एज अ रिवर्स बायस का काम करेगा। जब ये रिवर्स बायस होगा तो जब करंट यहाँ पे मूव करेगा रिवर्स बायस के अंदर, ये एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है। इट मीन कि समझ ले कि इसको आप बिल्कुल ओपन कर दें, जब ओपन कर दे तो यहाँ पे तो करंट गुजर नहीं सकता, तो करंट कहाँ गुजरेगा, करंट जो है मूव करेगा, क्योंकि उसे उसके पास तो रास्ता है, वो लोड रेजिस्टेंस की तरफ जो है उसकी दूसरी रास्ता वो तैयार कर लिया। ये रास्ता समझ लें कि ओपन है, यहाँ ये ओपन जगह है जहाँ पे नहीं जा सकता करंट, उसके लिए तो क्लोज लूप चाहिए, तो करंट जो है इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। और जब इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी तो आउटपुट पे आपको जो वोल्टेज है वो आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपने आइडियल नहीं यूज किया, कंप्लीट डायोड यूज किया, तो उससे आप 0.7 को आप माइनस भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके पास लेट सपोज आउटपुट पे आपके पास ये इनिशियली तो आपके पास ये था, जब आपने इनपुट पे कुछ दिया तो आपके पास ये था, ठीक है, और फिर ये करंट यहाँ से स्टार्ट, तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। यहाँ तक कुछ समझ आ गया? अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ा और पढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? कोई बात कर लेगा? सईदुल्लाह क्लास में है कोई? यस सर है। ये समझ आ गया, ये समझ नहीं आया? सर अगर एक बार रिपीट कर दें। सईदुल्लाह क्लास में सर अब आ गया है सर। दोबारा रिपीट कर दूं? ये सर एक बार रिपीट कर दें सर। ये जो है ठीक है, दोबारा रिपीट कर दो। चलो मुझे एक बात बताएं, हम जो है आज का जो मेन फोकस है ये क्या क्या फोकस है हमारा? आज के लेक्चर का फोकस क्या है? रेक्टिफायर तक तो पढ़ लिए, आज हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं या हम फिल्टर पढ़ रहे हैं। फिल्टर या कैपेसिटर एक ही चीज है, ठीक है। आप डायोड के साथ जब आप यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, तो ऐसा फिल्टर काम करता है, ठीक है। तो फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं, चलो यहाँ तक मुझे बता दे ताकि मैं आगे मूव करूँ, ताकि आप लोगों का बेस बन जाए। समझ नहीं आ रहा? सर ये वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी मुश्किल है। मुश्किल बहुत है सर, समझ में ही नहीं आता सर, इतनी बार कोशिश की समझ में नहीं आता। ये तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं इंतहाई सिंपल से सिंपल मेथड से समझा दूँ, लेकिन सर एक बात बोले सर। चलो दोबारा मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर हमने इसलिए यूज किया ताकि हम एसी, सबसे पहले जो है हमारा मेन जो फोकस है वो हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर से सर्किट गुजारा तो हमारे पास, या फुल वेव से गुजारा तो हमारे पास इस तरह के वेव फॉर्म थे। तो हमने कहा कि इस तरह के वेव फॉर्म जो है ये स्टिल प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी ये प्योर डीसी है। तो ये इसके अंदर तो ये तो बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या करते हैं, इस वेव फॉर्म को हम फिर फिल्टर से गुजारते हैं। जब इस वेव फॉर्म से हम इसको हम फिल्टर से गुजारते हैं, तो फिल्टर क्या है, फिल्टर एक डायोड के आगे आप एक कैपेसिटर लगा दो तो वो एक फिल्टर सर्किट का काम करता है। तो इसको जब हमने फिल्टर से गुजारा तो आपके पास जो है वो कोई ये चीज़ बन गई। लेकिन जब हमने कंपेयर किया कि ये भी तो प्योर डीसी नहीं, क्योंकि प्योर डीसी तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो फिर हमने इसको रेगुलेटर से गुजारने के बाद जो है वो प्योर डीसी बन गया। तो 3 स्टेप प्रोसेस है।
इनिशियली आपके पास जो था, आपके पास ये चीज़ थी। इस चीज़ से जब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से गुजारा, वो हाफ वेव या फुल वेव से, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ बन गई। ये चीज़ प्योर डीसी की तरफ नहीं थी। तो जब हमने इसको, अब आयशा नूर जो है वो 2 आ रही है। सही। तो जब हमने देखिए इसको जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजारा या फुल वेव से गुजारा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। इसको जब हमने फिल्टर से गुजारा, तो फिल्टर के बाद हमारे पास कोई ये चीज़ बन गई, और इस चीज़ को जब हम रेगुलेटर से गुजारा तो हम ये चीज़ बनी। तो हमने तो ये स्टेप कवर कर लिया था पहले, ये हमने कवर कर लिया। और अब जो हमारा फोकस है वो ये फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट इज नथिंग बट जस्ट अ कैपेसिटर, ठीक है। तो जब हमने इसके साथ कैपेसिटर यूज किया, देखिए वही सर्किट है, इनपुट पे हम वोल्टेज दे रहे हैं। जब हम इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.7 वोल्ट है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे वो 0.7 वोल्ट है, या और ये हम आइडियल यूज कर रहे हैं। इसको अभी आप छोड़ दें, इस चीज़ को आप छोड़ दें, ये हम बाद में देखेंगे इस जगह, ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास जो है ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में हम जो भी देते हैं 0.1 भी देते हैं इनपुट पे, 0.1, 0.2, 0.3, और ये मैक्सिमम 0.7। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है, देखिए ये मैक्सिमम 0.7 है, तो ये किस चीज क्या होगी, ये 0.6 होगा, फिर ये कहीं 0.5 होगा, ये 0.4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और फिर ये कहीं 1 होगा। तो देखिए ये इनिशियली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। लेकिन जब ये मैक्सिमम वोल्टेज इनिशियली जब आप इसको देते हैं, इनिशियली जब देते हैं और 7 तक जाएगा, यहाँ से जितनी भी वोल्टेज जाएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर। तो ये जब 0.7 तक पहुंचेगा पीक वैल्यू, तो उस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, 0.7। तो यहाँ से यहाँ तक जब वोल्टेज आ रहा है तो इसमें स्टोर हो रहा है। लेकिन जब ये वेवफॉर्म जो इनपुट पे वोल्टेज कम होगी, 0.6 आएगा, ठीक है। जब सेकंड पे जब आप डाउन की तरफ जाएंगे, जब इनपुट पे वोल्टेज कम होगा, 0.6 होगा, लेट्स सपोज 0.6 होगा। इनिशियली करंट की डायरेक्शन 0.7 तक इस साइड पे थी, और जब ये 0.6 पे आया तो आपकी करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो 0.7 वोल्ट है, और इनपुट पे लेट्स सपोज आप जो है 0.6 वोल्ट दे रहे हैं या 0.5 दे रहे हैं, तो फ्लो जो है हमेशा हाई पोटेंशियल की लोअर पोटेंशियल की तरफ हो जाएगी। तो अब पहले करंट इस तरह मूव कर रहा था, अब करंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे चली जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन इस साइड पे जाएगी, तो ये डायोड जो है पहले फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, और जब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी तो ये एज अ रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट, जब यहाँ पे करंट ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन जब सॉरी, जो यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो इज अ फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन जब यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हो और यहाँ पे कम हो, तो फिर एज अ रिवर्स बायस काम करेगा। क्योंकि क्योंकि आपके पास इनपुट पे साइनोसाइडल वेव आप दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी जो है वोल्टेज का लेवल हाई जाएगा, कभी लो जाएगा। तो हाई, जब ये हाई होगा तो ये रिवर्स बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये ज्यादा, ये कम है, फॉरवर्ड बायस होगा। और जब आप लोअर साइड पे आएंगे, जहाँ पे आप इनपुट पे वोल्टेज आपका कम होगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये इनवर्ट काम करेगा। तो जो इनपुट पे जो साइकिल है, उसमें फर्स्ट हाफ में जब आप इस साइड पे जाएंगे तो इज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगा। और जब रिवर्स में आप इस साइड पे जाएंगे, आपका इनपुट जब ये होगा, ये वाला इनपुट होगा, तो वो डायोड इज अ रिवर्स बायस काम करेगा। तो जब ये 0.6 हो गया, ये 0.7 हो गया, तो ये रिवर्स बायस काम करेगा। और रिवर्स बायस के अंदर डायोड जो है एज अ ओपन सर्किट काम करता है। डायोड करंट अलाउ नहीं करता, करंट इससे पास नहीं होगा। जब इससे पास नहीं होगा तो करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, और करंट जो है वो इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस लोड रेजिस्टेंस के साथ हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। या ये भी नहीं आया? नहीं सर, नहीं अब सर, आ अभी गया भी सर। आ गया। अच्छा, कोई एक बंदा बताए मुझे जो मैंने फिनोमिना पढ़ा है। अली, आप बता दें। सर ये आपने कहा था कि हमारे पास जो सोर्स आ रही ना उससे जी, जी। 0.7 वोल्ट आ रहा है। तो जो आगे हमारे पास डायोड है फॉरवर्ड वाइज है ना, तो फॉरवर्ड वाइज से वो जा रहा है हमारा कैपेसिटर के पास ना। सही। तो जब उसका चार्ज 0.7 में पीक वैल्यू पहुंचा है, तो उसके बाद चार्ज स्टोर हो रहा है। जैसे ही वो नीचे जा रहा है ना, तो वो उसके चार्जेस स्टोर होते रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सोर्स की वैल्यू कम हो गई है कैपेसिटर से, जिसकी वजह से जो ये जो कैपेसिटर है वो अब इसको चार्ज को रिवर्स भेजेगा। तो इसकी वजह से जो हमारा डायोड रिवर्स भेजेगा, जिसकी वजह से
और डायोड ओपन सर्किट है, इसकी वजह से हमारा जो फ्लो है ना वो जी। आगे की तरफ सर्किट की तरफ मूव कर लेगा। सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर इनिशियली जब आपके पास करंट यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे कम है इनिशियल फेज़ के अंदर, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये जब ये ज़्यादा है और ये कम है तो फॉरवर्ड बायस होगा, और जब कैपेसिटर जो स्टोर की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इनपुट पे जो वैल्यू दे रहे हैं, तो वो रिवर्स बायस में काम करेगा। तो आपके पास जो है डायोड कभी रिवर्स बायस में कन्वर्ट होगा, कभी फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट होगा। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड बायस इन दोनों के दरमियान ये इनपुट ये 2 वोल्टेजेस है। अब देखिए ये भी वोल्ट है और ये भी वोल्टेज है, क्योंकि इसने भी वोल्टेज अपने साथ स्टोर किया है, तो दोनों एज अ पावर सप्लाई काम कर रहे हैं। तो कभी वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, जब वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा होगा तो रिवर्स बायस होगा। अब ये तो बेसिक फिनोमिना है। अब इस फिनोमिना को देखें कि लेट्स सपोज कैपेसिटर तब चार्ज करेगा, कैपेसिटर तब चार्ज वोल्ट स्टोर करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। और जब ये चार्ज स्टोर कर रहे हो, जब रिवर्स बायस में होगा, तो फिर ये जो चार्ज जो स्टोर्ड है ये फिर इज यहाँ से फिर इसको वोल्टेज मिलेगी। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा फिनोमिना को और देखें कि लेट्स सपोज जब देखिए इनिशियली जब ये वैल्यू जा रही थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इनिशियल पे, तो आपके पास डायोड इज फॉरवर्ड बायस काम कर रहा था और ये चार्ज 0.7 वोल्ट किया। लेकिन जब इनपुट पे ये वाला वोल्टेज जाएगा, क्योंकि ये आप समझ लें कि ये जो है ये यहाँ से गुजर रहा है इस तरह, ये हम इनपुट पे दे रहे हैं, ये वो वोल्टेज है, ये वेवफॉर्म जो हम इनपुट पे दे रहे हैं। तो जब ये कम होगा तो ये एज अ रिवर्स बायस काम करेगा और यहाँ से मूव करेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज जहन में रखें, जब ये पूरा चार्ज हो जाए 0.7, ठीक है, अब ये देखिए जीरो इनिशियली ये चार्ज हो गया 0.7 वोल्ट, ठीक है, और ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये 0.7 वोल्ट जब यहाँ से इस साइड पे करंट फ्लो करेगा, तो ये यहाँ ये भी कम होता जाएगा, ये कभी 0.6 हो जाएगा, क्योंकि जब करंट मूव करेगा इस साइड पे तो 0.6 हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 0.4 हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि ये जो दूसरा हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा कि ये इसका चार्ज जो है वो एज ए समझ लेके एज अ डिस्चार्जिंग काम कर रहे हैं, और ये जो है अगर इनपुट पे फिर वैल्यू ज़्यादा आ गई, ठीक है, जो दूसरा हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा से ये फॉरवर्ड बायस में होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसकी जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली स्लो है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ तक ये चार्ज हो रहा है 0.7 तक, यहाँ तक ये चार्ज हो रहा है फॉरवर्ड बायस, और फिर जो है फिर ये वेव फॉर्म जो है आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मैं बता रहा हूँ, फिर ये इस साइड पे आएगी यहाँ तक। मिसाल के तौर पर अगर इनपुट पे दोबारा ये वाली पोजीशन आ गई, देखिए ये जब जा रहा था, ये जब इनपुट से गुजर रहा था, तो इस टोटल फिनोमिना के अंदर जो है आपके पास डायोड एज अ रिवर्स बायस काम कर रहा था। लेकिन जब इनपुट पे दोबारा से ये पॉजिटिव साइकिल की तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये एज अ डायोड दोबारा से क्या करेगा, एज अ फॉरवर्ड बायस स्टार्ट होगा। तो आपके पास देखिए, आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट पे जो वेवफॉर्म है लोड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो इनिशियली ये हो गया, यहाँ तक आपके पास इनिशियल फेज था जब डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस था, और ये जो है ये वाला फेज जिसमें डायोड रिवर्स बायस था, और ये वो वोल्टेज है जो कि आपके पास जो है इनपुट पे कम वोल्टेज आ रही थी और आपके पास डायोड जो है एज अ रिवर्स बायस काम कर रहा था, और ये वो वोल्टेज है जिस टाइम पे आपका कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर था वो यहाँ से फ्लो कर रहा था लोड रेजिस्टेंस की तरफ। तो और फिर आपके पास आउटपुट पे जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी चीज है आपके पास ये। तो इसी वजह से इसके अंदर ये रिपल्स आ रहे हैं, आउटपुट पे क्या आएंगे, आपके पास रिपल्स आएंगे। देखिए इनिशियली यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ ये चार्ज जो है फॉरवर्ड बायस था आपके पास, और फिर यहाँ से यहाँ ये रिवर्स बायस था। ये क्यों डायरेक्टली सीधा नहीं नीचे आ रहा, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है डायोड की वो बड़ी स्लोली है, नॉट दैट मच फास्ट एज जो आपके पास इनपुट पे है। तो इसलिए ये यहाँ से चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ये वो जो चार्ज स्टोर है वो उसकी तरफ जा रहा है, तो आउटपुट पे आपके पास ये आएगा। अच्छा, ये रिपल्स जो है, ये रिपल्स इस तरह की जो रिपल्स बन रहा है, ये जितने कम होंगे, इसमें जो रिपल्स जितने, अब देखिए इसमें रिपल्स ज्यादा है इनिशियल, इसमें रिपल्स ज्यादा है, तो ये इतना अच्छा फिल्टर नहीं है। जिसमें जितने रिपल्स कम होंगे वो इतना अच्छा फिल्टर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने रिपल फैक्टर्स को हमने कम रखना है। अब रिपल फैक्टर्स है क्या चीज़, इसको हम इन चीज़ों को हम रिपल्स कहते हैं। देखिए ये जो अप एंड डाउन आ रही है इसके अंदर, देखिए ये बेसिकली रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या है, रिपल जो असाइनमेंट के अंदर भी हमने ये फाइंड करना है कि हमने फाइंड करना है रिपल फैक्टर, R इज इक्वल टू वी आर पी पी डिवाइड बाई वी डी सी। अब वी आर पी पी क्या है,
उनके अप और डाउन की वैल्यू है, उस जो रिपल रिपल की वैल्यू। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास अगर ये चीज़ बन रही है, ये आउटपुट पे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम VRPP कहते हैं, रिपल पीक टू पीक वोल्टेज। कि रिपल का हाईएस्ट वोल्टेज क्या है, लेट्स सपोज ये हाईएस्ट वोल्टेज इस टाइम पे है 0.7, ठीक है, और जो लोवेस्ट वोल्टेज है लेट्स सपोज वो है 0.3। तो VRPP किसकी इक्वल है? 0.7 माइनस 0.3, जो तो VRPP इस टाइम 0.4 0.4, ये पीक टू पीक वोल्टेज है। अच्छा, VDC कैसे कहते हैं? उन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो मिडल दरमियान में जो वोल्टेज आएगा, बेसिकली ये चीज, तो ये बेसिकली वो क्या होगा, VDCC होगा, जो रेफरेंस वोल्टेज। तो इसको हम देखिए, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन जिस तरह असाइनमेंट में भी गिवन है कि फाइंड रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू VRPP डिवाइड बाई VDC। अब VRPP को हम किस तरह फाइंड करते हैं और VDC को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो जब आप कैपेसिटर को यूज करते हैं उसका अपना एक फार्मूला है। ये दो फार्मूले तो आपने हर हाल में याद रखना। इसको फिर हम बाद में देखेंगे कि ये प्रूफ किस तरह होते हैं, सर लेकिन ये आपने याद किया। जी, अरबाब को ऐड कर दे सर, उसका मैसेज आया है। अब ऐड हो गया। मोहसिन रजा भी क्लास में है? यस सर, वो भी हमारी क्लास का है। तो ये आपके पास रिपल फैक्टर है। VRPP 1 ओवर FRLC VR रेक्टिफायर। VR रेक्टिफायर किसकी इक्वल है? ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया था कि जो कोई भी वोल्टेज जो है VP सेकेंडरी माइनस 0.7 इज PR रेक्ट। ये तो फार्मूला है। और F किसकी इक्वल है? F इक्वल है 60 हर्ट्ज, ठीक है। अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो F की वैल्यू क्या होगी, वो 60 हर्ट्ज होगी। लेकिन कहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर कहीं पे यूज होगा तो वहाँ पे F की वैल्यू क्या होगी, वो 220 वोल्ट होगी, ठीक है। ये समझ आ गया। RLC क्या है? R जो है RLC बेसिकली क्या है? RLC आपके पास है रेजिस्टेंस जो है लोड पे, वो RLC है। और C क्या है? C कैपेसिटर है। तो अगर इस सर्किट के अंदर देखें तो कैपेसिटर लगा हुआ है रेक्टिफायर के बाद, ये जिसकी वैल्यू क्या है 1000 माइक्रोफैरड, और आपके पास लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 220 वोल्ट है। तो अगर इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 220 वोल्ट हो जाएगी, RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, RL की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 ओम, और C की वैल्यू क्या होगी 1000 माइक्रोफैरड। माइक्रो की वैल्यू है 10 टू द पावर -6। सो मैंने असाइनमेंट इस तरह की है। असाइनमेंट बिल्कुल ये चीज़ है, थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यू चेंज है, बट थिंग इज कि वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अब आज का ये एग्जाम्पल अगर आप याद करेंगे तो इट मीन्स कि आपके पास असाइनमेंट आप अभी आप बैठ के इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, फिर ओपन करें और उसको सॉल्व करें। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है। कुछ लोग चुप हैं काफी ज्यादा। यस सर, आ रही है। अच्छा, किरण सर आपको आपकी आवाज़ आ आवाज रही आ है? रही है। इसने अपना मोबाइल शायद रख लिया और ये कहीं। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कुछ लोगों से सर पूछना चाहता हूँ कि वो किन्जा आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज। इसने भी अपना मोबाइल के सर भी ओपन छोड़ के। सर आपकी क्लास में बहुत सुकून होता है सर। जी। आपकी क्लास में सर माशाल्लाह बहुत सुकून होता है। सर आप बोल रहे होते हैं ना, बोलने का दिल ही नहीं करता, इतना मजा आ रहा होता है समझने का। सही, जज़ाकल्लाह, खुश रहे आप लोग। अभी तो सबसे पहले ये है कि आज की क्लास जो है, मतलब ये एग्जांपल जो है, डिटरमिन द रिपल फैक्टर फॉर द फिल्टर ब्रिज रेक्टिफायर विद द लोड एज इंडिकेटेड इन फिगर। ये फिगर मेरे पास गिवन है, मेरे पास आपके पास एग्जांपल क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज गिवन है। लेट्स सपोज आज एग्जाम है और एग्जाम में आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ये आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये चीज गिवन है, ये सर्किट गिवन है और ये ऊपर ये कुछ लिखा है। अब आपका काम है कि इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और अब मैं बैठूं, मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा कि ये क्या है, डिटरमिन द रिपल फैक्टर। जब रिपल फैक्टर आ गया तो मेरे जहन में एक चीज आ गई कि अभी तो पहले मैंने फार्मूला पढ़ा था, वो R इज इक्वल टू VRPP डिवाइड बाई VDDC है, ये चीज है। तो फिर मैंने कहा कि VRPP किसकी इक्वल है, तो ये फार्मूला मुझे याद है,
बस ये फार्मूला मैंने ये दो चीजें मैंने रखा की, ये आप इस तरह से, क्योंकि ये चीज तो आपने हर हाल में याद है। तो सही है ये सर। देखिए, ये चीज जब मुझे याद है तो फिर मैं सर्किट को देखता हूँ कि यार सबसे पहले तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, तो एफ की वैल्यू 60 हर्ट्ज हो जाएगी, 220 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक डायोड यूज होता तो फिर एफ की जगह में 60 हर्ट्ज यूज करता, लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर है तो एफ की वैल्यू 220 हर्ट्ज हो जाएगी। तो एक वैल्यू तो मुझे पता लगी, मैंने इस फार्मूला से उस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। आर एल की वैल्यू क्या है, तो मैं इस यहाँ पे 220 और आर 220 आर जो 220 है, फिर मैं 220 सी पे हाँ देखता हूँ, तो सी की वैल्यू जो है 1000 1000 mF है, तो ये मैक। इसमें तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं कहता हूँ कि अब वीपी रेट किसकी इक्वल है, ये वीपी रेक्टिफायर किसकी इक्वल है, तो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था कि वीपी रेक्टिफायर इक्वल है वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7, ये हमें पता है कि ये 0.7 है, इसकी इक्वल है ये वाला फार्मूला है, वीपी सेकेंडरी माइनस सॉरी 1.4 है, वो 0.7 नहीं 1.4, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर है, दो अरे डायोड दो एक है, साइड पे फॉरवर्ड दो बायस डायोड कहाँ का। रिवर्स बायस में, तो माइनस 1.4 है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो फिर ये 0.7 होता। लेकिन सर यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले सा ना यहाँ पे चीजें चेंज की है। यहाँ पे मैंने जो इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली वोल्टेज नहीं दिया 120 वोल्ट, बल्कि आगे मैंने आरएमएस लिखा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ना आपको देखना है। जब आपके पास इनपुट पे आरएमएस लिखा होगा तो इस 120 वोल्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.4 के साथ, बस सिंपल इज दैट। इस 120 वोल्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.4 के साथ, और 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू वीपी प्राइमरी। तो इनिशियली मैंने 170 क्या किया कि वीपी प्राइमरी किसकी इक्वल है, वो वी आर एस एम एस जो इनपुट पे जो वैल्यू गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट वैल्यू के साथ 1.4, तब ये पीक वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके साथ वी आर एम एस नहीं लिखा इस जगह पे तो ये 120 वोल्ट जो है वी प्राइमरी की ही इक्वल होता इसमें, लेकिन अगर आर एम एस लिखा है इट मींस के व्हाट वी हैव टू डू, हमने इस 120 वोल्ट को उसको कन्वर्ट करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करने 1.4 के साथ। तो आपके पास जो एक्साइटमेंट है वहाँ पे वी आर एम एस है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.4 के साथ, तो वी प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट आ जाएगा। और फिर जो है वीपी रेट किसकी इक्वल है, हमने पढ़ा था कि वो अच्छा यहाँ पे चीजें देखिए, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि 10 सर रेशो रेशियो 1 गिवन है। तो जो भी 0.1 प्राइमरी आपके पास इनपुट पे है वो है, लेट्स सपोज अगर ये 170 आ रहा है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 170 है, यस सर। ठीक है, ये 170 है, और इसका जो है 10:1 है, तो ये वीपी सेकेंडरी क्या बनेगी, क्योंकि ये क्या ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सर 17 होगी डाउन है ना सर, 70 होगी सर, 17 होगी सर। 1 सर डिवाइड बाय 0.1 सर, 1 डिवाइड बाय 10 इट मींस कि क्या बनेगा 0.1 हो गया 0.1, 0.1 और 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 170 170 जीरो कम हो जाएंगे, क्या होगा 17 आ जाएगा। 17। 17 आ इट जाएगा। मींस कि इनपुट पे जितनी वैल्यू है 10 टाइम्स कम जो है वीपी सेकेंडरी। यस सर। तो अब हमारे पास ये भी फार्मूला आ गया, तो वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4, तो आपके पास जो 15.6 वोल्ट जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। इस डायोड के क्रॉस कौन सी कितनी वोल्टेज जा रही है 15.6। अब 15.6 जो है कभी फॉरवर्ड बायस होगी कभी रिवर्स बायस होगी, अभी रिवर्स बाइस होंगे। हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना है, तो रिपल फैक्टर के लिए ये फार्मूला है, ये इसकी वैल्यू क्या है 15.6 से, और ये बाकी चीजें पुट करें तो आपके पास जो है वी आर पी पी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। एंड देन आप VDDC सिर्फ 1 माइनस है 1/2f, उसके अंदर 1 माइनस और फिर ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास 15.3 आ जाएगी। सो रिपल फैक्टर किसकी इक्वल है, सारी वैल्यूज आ गई, रिपल फैक्टर इक्वल है VRPP डिवाइड बाय VDC, VRPP हमने 0.591 डिवाइड बाय 15.3, सो रिपल फैक्टर इज 0.0। तो जी ऊपर 120 हर्ट्ज पुट किया हुआ है। क्या 120 हर्ट्ज पुट किया है, ये 120 हर्ट्ज था, ये 240 है क्योंकि फार्मूला के अंदर 2f है, इसलिए अगर 240 है। ठीक है, ओके सर, समझ गए सर। समझ आ गया। लेकिन वहाँ पर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो नहीं थी, 60 नहीं थी सर। हसन आप बहुत स्लो, मतलब मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा। 60 नहीं थी सर, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ये दोबारा मैं बता देता हूँ,
ये 60 हर्ट्ज गिवन है इनपुट यस पे, सर। लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव सर ये रेक्टिफायर है। तो ये डबल इसको के वैसे क्या कंसीडर है? करेंगे अच्छा 220, समझ गया हूँ ध्यान में सर। रखें। ओके समझ गया हूँ सर। अगर ये 60 हर्ट्ज होता इनपुट पे और आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता, मींस इन सब की जगह तो सिर्फ एक डायोड लगा होता, फिर तो आपने 60 क्या होता यूज सर करना है, फिर आपने 60 हर्ट्ज यूज करना है। लेकिन जब 2 सही है। डायोड यूज होंगे या 2 से ज्यादा होंगे तो इनपुट पे तो जितना हिसाब भी से वर्क बात है। होगा वो डबल होता जाएगा, ठीक है? ओके सर। ये ध्यान में रखें। और अगर आरएमएस में गिवन है उसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4 के साथ, 1.4 तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, ये जितना इस टाइम के अंदर जो लास्ट में अभी 5 मिनट्स है, इसको जितना मैंने पढ़ाया है और जो मैं असाइनमेंट में दिया है जो क्वेश्चन, इसको दोबारा रिवाइज कर ले और देख ले, तो आप असाइनमेंट हर एक बंदा घर में जाके पेज ओपन करे, उसको सॉल्व कर ले। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं दोबारा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह वो समझ आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये चीज़ समझनी है कि ये क्या चीज़ है, इनपुट पे जो वैल्यू आउटपुट पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू कितनी है और आरएमएस है या नहीं है, और ये वैल्यूज कितनी है, और ये 2-3 फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ऑनलाइन एग्जाम है जिस तरह आपको पता है, तो इट मीन्स के फार्मूलाज आप बेशक अपने साथ लिख ले, हमें कोई इशू नहीं है। अब नॉर्मल जब आप वहाँ पे सॉल्व करते तो आपके लिए इशू होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। असाइनमेंट में तो वैसे भी आप बुक से भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ ये चीज़ें चेंज कर दूँ, आपको वैल्यूज चेंज कर दूँ, बाकी टीम सेम रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ सर वैल्यू चेंज कर देना हाँ सर बस। प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करना सर, ठीक है ना सर? क्या ये पेपर थोड़ा आसान सा बनाना है, ठीक है ना पेपर, सर? मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि पेपर आप पेपर करने के बाद कोई बंदा जब क्लास में आएगा मुझे कहेगा कि सर आपने बड़ा मुश्किल पेपर बनाया था। कुछ चीज़ें जो हम असाइनमेंट में मुश्किल देते इसलिए ताकि आप उनकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह एग्जाम ओके जो है मुश्किल नहीं होगा। सर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पेपर अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यस सर। ठीक है? आज हम इतना सर ये एलएमएस पे अपलोड कर देंगे आप? जी सर ये एलएमएस पे अपलोड कर देंगे जी आप? हाँ, ये आज हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। और ये आज आज इतना ही पढ़ ले, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप लोग की असाइनमेंट सॉल्व हो जाए और आप लोग क्विज के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? सही है सर। आज के लिए इतना काफ़ी। अगले क्लास में मैं सर मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैं बोर्ड मेरे साथ हो, मार्कर साथ हो, ताकि जो है जो प्रॉब्लम है क्विज वो। सर इसी टॉपिक में से आएगा। सर क्विज का एक दफा फिर बता दें अच्छा, सिलेबस। क्विज ये होगा कि क्विज में ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जो आज अभी पढ़ा है, ठीक है? सर सही है बिल्कुल। ऐसे कोई क्वेश्चन दे कुछ तो दूंगा हो गया आप सर। कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ। मेरी कोशिश है कि ज्यादा मैं थ्योरियों में आप लोगों को ना थोड़ा, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है? तो कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और क्विज आप हाँ लोगों का सर। ट्यूसडे को है 6 बजे है ना, या 7 से 8 है, 7 to 8 है बिल्कुल। ओके सर। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम आपके हाफिज सर। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पमान सर। खुदा पमान। रोहेल, हेलो रोहेल, are you here?